हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका हमारे आज के इस लेक्चर में। तो लेक्चर क्या चल रहा है, हमारा अध्याय 11 चल रहा है, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। ये हमारा चैप्टर चल रहा है। लगभग 3 से 4 वीडियो हम इस लेक्चर के, इस चैप्टर के दे चुके हैं, जो कि पब्लिश भी हो चुके हैं। आपको हमारी ब्लूप्रिंट डिजिटल की प्लेलिस्ट से वे आपको मिल जाएंगे। तो उन लेक्चर्स को जरूर जाकर देख लें, उन वीडियोस को जरूर जाकर वहाँ पर देख लें, क्योंकि आज हम जो पढ़ाने वाले हैं उसमें रदरफोर्ड पढ़ाने वाले हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल देने से पहले, यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पहले हमने रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग यानी कि अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग पिछले लेक्चर में समझा दिया है। और पिछले पुराने लेक्चर्स में आपके जो परमाणु के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर बता दिया, नाभिक के बारे में हमने वहाँ पर बता दिया है। तो वहाँ पर जब आप सब चीज़ें पढ़ लोगे तो यहाँ पर आपको मुश्किल नहीं आएगी किसी प्रकार को, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है, आज का टॉपिक हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग था, उसके आधार पर कुछ तथ्य सामने आए। तो रदरफोर्ड ने उन तथ्यों के आधार पर एक अपना परमाणु मॉडल विकसित किया, एक परमाणु मॉडल उन्होंने दिया। तो वो क्या परमाणु मॉडल दिया उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। तो जो निष्कर्ष हमें अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें मिले, उनके निष्कर्षों को आधार मानकर रदरफोर्ड ने क्या बनाया, एक परमाणु मॉडल बनाया। वो परमाणु मॉडल क्या है वो हम देखते हैं। तो इसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र के अंदर ये रदरफोर्ड ने इसे क्या कहा, ये परमाणु कहा। क्या कहा, इसे परमाणु कहा। ये ऊपर से भी मिला हुआ है यहाँ तक। तो परमाणु कहा, और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहते हैं। और किसके चारों ओर वे घूमते हैं, इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। नाभिक दे दिया उन्होंने केंद्र पर, इस परमाणु के केंद्र पर नाभिक बता दिया। और नाभिक क्या है, धनावेशित है। आप देख रहे हो प्लस 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 पर ऐसे लगे हुए हैं इसमें, यानी कि धनावेशित नाभिक है। और जो इलेक्ट्रॉन में माइनस दिख रहा होगा आपको, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस जो है ऋणावेशित हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं इस परमाणु के अंदर और नाभिक के चारों ओर, और विभिन्न कक्षाओं में ये घूमते रहते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा। और जो इन्होंने कहा उसके अनुसार हमारे जो है 3 पॉइंट्स आपके पास आपके लिए तैयार हैं, उन्हें हम पढ़ के देख लेते हैं क्या है उनमें। इन्होंने कहा इस मॉडल के अनुसार कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान, यानी प्रत्येक परमाणु, यानी कि कोई जैसे कि परमाणु है तो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम शामिल नहीं करते। क्या नहीं करते, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम छोड़ देते हैं। तो समस्त द्रव्यमान जो होगा परमाणु का, वो कहाँ पर होगा, वो केंद्र पर होगा, नाभिक के अंदर केंद्र पर वो होगा। और साथ में जो समस्त धनावेश होगा, यानी कि ये परमाणु यदि धनावेशित भी है अंदर से, तो उसका सारा धनावेश कहाँ होगा, वो नाभिक के अंदर होगा। तो सारा धनावेश कहाँ होता है, परमाणु के केंद्र पर होता है। और इसी प्रकार से समस्त द्रव्यमान भी परमाणु के केंद्र पर होता है। और वो कहाँ होता है, वो नाभिक के अंदर होता है। और नाभिक के अंदर नाभिक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 की पावर 15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है। यानी नाभिक जो है वो 10 की पावर -15 मीटर त्रिज्या है उसकी, और उस गोलाकार स्थान में रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो नाभिक के अंदर सारा धनावेश, नाभिक के अंदर सारा द्रव्यमान परमाणु का वो नाभिक के अंदर, और नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताई है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, दूसरे पॉइंट में कहा गया कि नाभिक के चारों जो 10 की पावर -10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाला जो खोखला गोला है, यानी कि नाभिक के चारों ओर बाहर की ओर जो क्या है ये, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक
यानी कि संपूर्ण जो है गोला है और इसकी त्रिज्या क्या है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की है। तो ये संपूर्ण गोला है, नाभिक के चारों ओर इस गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, यानी जगह जगह पर इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश, इन इलेक्ट्रॉन कुल ऋणावेश, जो ऋणावेशित ये इलेक्ट्रॉन है, इनका कुल जो टोटल ऋणावेश है वो नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। नाभिक के धनावेश के क्या होता है? बराबर हो जाता है। सारा ऋणावेश जो इसके चारों ओर घूम रहा है वो किसके बराबर होगा? नाभिक के धनावेश के बराबर हो जाता है। और इसी वजह से ये परमाणु क्या हो जाता है? ये उदासीन हो जाता है। परमाणु क्या होता है? ये उदासीन हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं रहता, क्योंकि अंदर धनावेश और ऋणावेश जो होता है वो बराबर हो जाता है। तो इन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था उसमें इन्होंने क्या कहा? परमाणु मॉडल के आधार पर ही अपने जो परमाणु मॉडल दिया उसके अंदर उन्होंने क्या कहा? तीसरे पॉइंट में कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये स्थिर नहीं है नाभिक, ये घूमते रहते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष में जो प्लैनेट्स हैं, जो कि प्लैनेट्स आपके ग्रह हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो आपका मंगल ग्रह हो, चाहे बृहस्पति ग्रह हो, चाहे यूरेनस हो, चाहे वो शुक्र हो, मतलब जो भी प्लैनेट्स हैं वो किसके चारों ओर घूम रहे हैं? वो जो है आपके सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। और सूर्य कहाँ है? हमारी गैलेक्सी के अंदर, मिल्की वे जो गैलेक्सी है हमारी, उसके केंद्र पर है। कहाँ है? केंद्र पर है। यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के केंद्र पर क्या है? सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहे हैं? ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमते रहते हैं, ये स्थिर नहीं है। और ये जब वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं तो वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए इन्हें अभिकेंद्र बल चाहिए। क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। क्या चाहिए ना? अभिकेंद्र बल चाहिए। और ये अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? वो अभिकेंद्र बल मिलता है नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में एक स्थिर वैद्युत बल से मिलता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी कि अभिकेंद्र बल जो चाहिए, आपने देखा होगा कि जब 11वीं क्लास में आपने सर्कुलर मोशन पढ़ते हो तो सर्कुलर मोशन में इस तरह का कुछ आता है। एक आपका वृत्ताकार सर्कुलर मोशन का मतलब एक समान वृत्तीय गति। एक समान जब वृत्तीय गति आप पढ़ते हो तो इसमें इस तरह से आपको एक वृत्त दिखाया जाता है। और वृत्त में क्या कहा जाता है कि मान लो ये यहाँ पे सूर्य है और ये कौन घूम रहा है? यहाँ पर सूर्य के चारों ओर मान लो पृथ्वी घूम रही है। कौन घूम रही है? पृथ्वी। तो पृथ्वी जब इसके चारों ओर घूमती है तो इन दोनों के बीच में मतलब इस पृथ्वी पर अभिकेंद्र बल लगता है। क्या लगता है? अभिकेंद्र बल लगता है। और वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल से वो अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। और जिसकी दिशा कहाँ होती है? वो सूर्य की तरफ होती है। ठीक है। हालांकि जो गोला है ये गोल नहीं होता बिल्कुल, ये जो है दीर्घवृत्त टाइप का होता है, दीर्घवृत्त होता है एक्चुअली ये, यानी कि गोला इस तरह से गोल ना होकर ये कुछ ऐसा होता है इस प्रकार से, तो दीर्घवृत्त होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि जो इस गोले के अंदर यानी कि इस परमाणु के अंदर जो ये नाभिक है और जो ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है माइनस और ये प्लस है इसके अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में क्या लग रहा है? एक स्थिर वैद्युत बल लगता है। उस बल के कारण ये जो है इसके ऊपर क्या मिल जाता है? अभिकेंद्र बल मिल जाता है। अभिकेंद्र बल लगता है जिसकी दिशा कहाँ होती है? वो नाभिक की ओर होती है। तो ये ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युताकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हुआ, नाभिक के बारे में संकल्पना आई, नाभिक के बारे में बताया गया, नाभिक की त्रिज्या भी हमें प्राप्त हुई जो कि 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसके अलावा हमें परमाणु की त्रिज्या भी प्राप्त हुई 10⁻⁻10 मीटर होती है। परंतु उसके बाद भी जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था इसको अमान्य कर दिया, ये असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है वो असफल हो गया।
वो असफल हो गया, कुछ चीज़ों को समझाने में वो असफल हो गया। और इसी वजह से एक नया साइंटिस्ट आएंगे, नील्स बोर जिसे बोलते हैं, नील बोर, हिंदी में नील बोर बोलते हैं। तो नील बोर अपना एक अलग मॉडल लेकर आएंगे और वो मॉडल क्या होगा, कुछ ना कहीं वो इनके मॉडल पर भी कहीं ना कहीं आधारित होगा, कुछ बातें इस मॉडल की भी होंगी उसमें, परंतु कुछ बातें वे अपनी भी अलग से जोड़ देंगे और उसके आधार पर एक उनका मॉडल तैयार हो जाएगा जिसे हम कहेंगे नील बोर का परमाणु मॉडल। अब इसमें रदरफोर्ड में जो कमियां आई, परमाणु मॉडल में जो कमियां थी, उन कमियों को समझ लेते हैं, क्यों ये असफल कहा गया। बाद में क्या कहा गया, असफल कहा गया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इनकी काम की थी, जिसमें इन्होंने जो आपकी त्रिज्या बता दी थी, जो आपके नाभिक बताया, नाभिक इन्होंने ठीक बताया, नाभिक के बारे में ठीक बताया, नाभिक में धनावेश होता है ऐसा भी इन्होंने ठीक बताया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ये केंद्र पर होता है परमाणु के अंदर, ये भी इनका जो कहना था वो ठीक था। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 10⁻⁻15 मीटर की इसकी त्रिज्या होती है नाभिक की, ये भी इन्होंने ठीक कहा। और जो बात निकल कर आई और उसमें नाभिक के आकार का आकलन जो किया गया, उसमें एक सूत्र दिया गया, उसके आधार पर भी इसमें जो कहा गया वो सब सही कहा गया। ठीक है, तो इस आधार पर काफ़ी बातें इन्होंने ठीक कही। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी बताने की कोई प्रयास किया। हालांकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो घूमते हैं वृत्तीय कक्षाओं में, पर वो किस प्रकार से घूमते हैं वो नील बोर बताएंगे इसके बारे में आगे, कि कैसे वो घूमने चाहिए और कैसे वो घूमते हैं। ठीक है, वहाँ बताएंगे। पर कुछ कमियाँ रही, तो उन कमियों की वजह से, क्योंकि इन कमियों को वो समझा नहीं पाए, इनका जो मॉडल था वो इन कमियों के बारे में फेल हो गया, इस वजह से वो जो यहाँ पर आकर असफल करार दे दिया गया। हालांकि सब बातें असफल नहीं करार दी गई, कुछ मुद्दों पर यह असफल हो गया। ठीक है, तो वो मुद्दे क्या थे, क्या वो जो है बातें थी जिनके ऊपर ये असफल हुआ। तो पढ़ते हैं इसे। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ये मत समझना कि ऐसे ही समझाया जा रहा है, समझाने के लिए समझाया जा रहा है, नहीं, ये रदरफोर्ड के बारे में पूछा जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग समझाइए, साथ में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए और उसकी कमियों को भी बताइए, ये कहा जाएगा। तो तभी आपके लिए पढ़ाया जा रहा है ये, कि आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस होंगे इसके। तो इसमें क्या कहा रदरफोर्ड ने, कि यद्यपि रदरफोर्ड मॉडल जो है वो कई प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करने में सफल रहा। तो मैंने कहा था कि सफल भी रहा है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें इसकी नकार दी गई, नहीं, कुछ चीजों में सफल रहा, व्याख्या करने में, प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करने में सफल रहा। पर कई इसमें लगा दिया, कई का मतलब होता है कई, परंतु सब नहीं, मतलब सारे तथ्य इसने नहीं समझाए, पर कुछ तथ्य, काफी तथ्य इसने समझाने में सफल रहा है। तो सफल रहा। तथा तत्वों की जो आवर्त सारणी होती है, तत्व जो होते हैं जैसे कि सोना, चांदी, लेड और जस्ता, पीतल, तांबा, तो जो ये तत्व होते हैं उनकी तत्वों की एक आवर्त सारणी बनाई गई है, जो कि मेंडलीफ ने बनाई थी। आपको पता होगा, केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, आप पढ़ रहे होगे, या फिर उसमें समझना आपकी पीरियोडिक टेबल होती है एक, यानी कि आवर्त सारणी होती है, जो कि मेंडलीफ ने दी थी। किसने दी? मेंडलीफ ने दी थी। तो वो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी जो दी थी, उस आवर्त सारणी में भी इससे भी से समर्थन प्राप्त हुआ। किसको? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का आवर्त सारणी से भी समर्थन मिला, परंतु इस मॉडल में दो कमियां आ गई। अग्रलिखित जो दो लिखी हुई कमियां हैं, ये दो कमियां पाई गई, जिसकी वजह से यहाँ पर इन कमियों के लिए इसे नकार दिया गया, यानी कि इसे कहा कि नहीं, ये इन बातों को नहीं समझा पाता। तो क्या कमियां हैं वो? पहली कमी है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। परमाणु का स्थायित्व, यानी कि ये जो बातें रदरफोर्ड ने कही थी, उसके आधार पर जब इसे समझने का प्रयास किया गया तो उसमें निष्कर्ष ये निकाला गया कि यदि रदरफोर्ड की बात मान ली जाए तो परमाणु का स्थायित्व खत्म हो सकता है, परमाणु अस्थायित्व हो सकता है, यानी कि स्थायी नहीं है परमाणु, जबकि परमाणु स्थायी है। तो पढ़ते हैं इसे, परमाणु का स्थायित्व के संबंध में क्या इन्होंने कहा, और जो कि आगे वैज्ञानिकों को नहीं समझ में आया और उन्होंने इसको गलत सिद्ध किया। तो बात आती है नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन, बात आती है नाभिक के चारों ओर, यानी कि नाभिक के चारों जो घूमते इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्र त्वरण होता है इनमें। क्या होता है? अभी हमने बताया था अभिकेंद्र बल होता है इसमें, तो अभिकेंद्र बल से एक अभिकेंद्र त्वरण भी आता है, क्योंकि अभिकेंद्र बल क्या होता है? F बराबर m में। तो यदि ये अभिकेंद्र बल है तो ये क्या है? त्वरण। तो ये क्या होगा? अभिकेंद्र त्वरण होगा। तो इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं और इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो अभिकेंद्र बल है तो इसमें अभिकेंद्र त्वरण भी होगा।
तो ये कह रहे हैं कि नाभिक के चारों घूमते इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है। ठीक है, तो वैद्युत गति विज्ञान के अनुसार, वैद्युत गति विज्ञान, वैद्युत का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनों की बात की जाएगी, गतिकी के अंदर, गतिकी के अंदर, गति विज्ञान के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी, आवेश की बात की जाएगी, तो इसे कहते हैं वैद्युत गति विज्ञान। तो वैद्युत गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण जो होता है, त्वरित आवेशित कण, यदि आवेशित कण को त्वरित कर दिया जाए, यानी कि उसे कुछ ऊर्जा दे दी जाए, तो वो ऊर्जा देगा, तो वो जब घूमेगा अंदर तो वो क्या करेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार उत्सर्जन करता रहता है। तो जब वो इसके अंदर घूमेगा तो वो उत्सर्जन करता रहेगा, यानी कि वो क्या करता रहेगा, ऊर्जा निकालता रहेगा, उसमें से ऊर्जा निकलती रहेगी, वो उत्सर्जन करता रहेगा। किसका उत्सर्जन करेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा। और जब वो उत्सर्जन करेगा, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन लगातार होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब वैद्युत गति विज्ञान हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है हमें कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, इलेक्ट्रॉनिक त्वरित आवेशित कण जब घूमता है किसके चारों ओर, किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के चारों ओर घूमता है, तो वो क्या करता है, त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये भी तो उत्सर्जन करेंगे, तो ये भी जब उत्सर्जन करेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का, तो इनकी इस प्रकार क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। ह्रास का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की क्षति हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी, क्योंकि वो किसका उत्सर्जन कर रहे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो यदि उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वे क्या होंगे, वे टूटकर, यहां से हटकर वो नाभिक के अंदर गिर जाएंगे। किसके अंदर गिर जाएंगे, नाभिक के अंदर गिर जाएंगे। तो उनके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लगातार घटती जानी चाहिए और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाने चाहिए। यदि उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिस ऊर्जा से वे घूम रहे थे, तो सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे बढ़ कर यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि त्रिज्या कम होती चल जाएगी उनकी। आपकी त्रिज्या कितनी है, इतनी है त्रिज्या, फिर यहाँ पहुंच गया तो यहाँ इतनी त्रिज्या रह गई उसकी, फिर यहाँ पहुंच गई इतनी त्रिज्या रह गई, कम होती जा रही है त्रिज्या, तो त्रिज्या कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएंगे, नाभिक में गिर जाने चाहिए। और जब नाभिक में सारे इलेक्ट्रॉन गिर गए तो इसका मतलब क्या होगा, परमाणु स्थायी नहीं रह सकता। परमाणु क्या हो गया, स्थायी नहीं रह सकता, परमाणु का अस्तित्व खतरे में आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, परमाणु का अस्तित्व खतरे में आ गया। और जबकि ऐसा नहीं होता, परमाणु स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। तो यहाँ पे इनकी थ्योरी फेल हो गई। परमाणु स्थायी होना चाहिए था, जबकि परमाणु इन्होंने अस्थायी बता दिया कि अस्थायी हो गया। ठीक है, तो ये इसका निष्कर्ष निकाला गया। फिर दूसरी बात आती है रेखीय स्पेक्ट्रम की। किसकी यह बात आती है, रेखीय स्पेक्ट्रम। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है, पढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सभी संभव त्रिज्याओं के मार्ग में घूम सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ भी घूम सकता है, इससे कम त्रिज्या वाले मार्ग पे भी घूम सकता है, इससे ज़्यादा त्रिज्या वाले मार्ग पे भी घूम सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं, अतः उन्हें सभी संभव तरंग दैर्ध्यों की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा जब कोई कण जो है वृत्तीय मार्ग पे घूम रहा होता है या फिर किसी प्रकार से वो गति कर रहा होता है, तो उसमें से क्या निकलती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, जो कि सभी संभव तरंग दैर्ध्य उसमें हो सकते हैं, तरंग दैर्ध्य उसमें हो सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग निकलेगी तो उनकी तरंग दैर्ध्य भी तो होगी। मान लो कोई तरंग है, ऐसे समझ लो कि कोई तरंग है इस प्रकार से, तो जब ये तरंग है तो इसकी तरंग दैर्ध्य भी तो होगी, इसकी तरंग दैर्ध्य भी तो होती है, ये तरंग दैर्ध्य तो होती है। दो क्रेस्ट्स के बीच की, दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है एक तरंग में, वो क्या होती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो ये जब विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो उत्सर्जित कर रहा है, तो इनकी तरंग दैर्ध्य भी होनी चाहिए और सभी संभव तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए। इस प्रकार इन तरंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए, जब तरंगें निकलती हैं तो उससे स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। जैसे प्रकाश तरंगें हैं तो प्रकाश तरंगें चलती तो उसमें स्पेक्ट्रम नहीं बनता, उसमें स्पेक्ट्रम बनता है। तो जैसे कि आप देखते हो इंद्रधनुष, तो वो भी तो एक स्पेक्ट्रम ही है एक प्रकार का,
विविध स्पेक्ट्रम, अलग अलग तरंग दैर्घ्य दिखाई देती हैं उसमें आपका लाल रंग भी है, उसमें आपका ब्लू भी है, उसमें आपका वॉयलेट भी है, उसमें आपका इंडिगो भी है, उसमें आपका ऑरेंज भी है। तो 7 कलर्स हैं, तो 7 रंगों का क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। वो क्या है, स्पेक्ट्रम है। वो यदि पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा तो उसे स्पेक्ट्रम नाम दिया जाएगा, वैसे इंद्रधनुष बोलते हैं हम उसको। तो क्या हो गया, स्पेक्ट्रम निकलेगा उन तरंगों से। तो जब तरंगे चलेंगी माध्यम में तो स्पेक्ट्रम निकलेगा। तो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत क्यों होना चाहिए, क्योंकि सभी संभव तरंग दैर्घ्य उससे निकलनी चाहिए। जैसे प्रकाश में तरंग दैर्घ्य निकलती हैं अलग अलग, लाल की अलग, पीले की अलग, नीले की अलग, जामुनी की अलग, अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी जब वैद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित हो रही है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, तरंग दैर्घ्य अलग अलग निकलनी चाहिए। और स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए, सतत आना चाहिए, यानी उसमें सभी तरह के कलर्स आने चाहिए, सभी तरह की लाइंस आनी चाहिए। परंतु प्रयोगों द्वारा परमाणु के जो स्पेक्ट्रम देखे गए हैं वो सतत नहीं होते। प्रयोगों द्वारा जब परमाणुओं के स्पेक्ट्रम देखा गया हो, तो प्रकाश का स्पेक्ट्रम की बात चल रही है जो इंद्रधनुष बनता है, परंतु जब परमाणुओं के स्पेक्ट्रम देखे गए तो वो सतत नहीं होते, वो रेखीय होते हैं। वो क्या होते हैं, उनमें एक तरह की ही लाइन दिखाई देती है, वो 7 रंगों की लाइनें नहीं दिखाई देती, उनमें एक ही तरंग की लाइन दिखाई देती है, यानी कि रेखीय होते हैं। वो क्या होते हैं, रेखीय होते हैं। इस प्रकार ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो यहाँ पर भी असफल हो गया समझाने में। रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो बच्चों ये लेक्चर हम अब यहीं खत्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया है, इस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ाया, जो कि काफ़ी बातों में तो सफल रहा, परंतु कुछ एक दो मुद्दे ऐसे आए, कुछ एक दो बातें ऐसे आई जिसमें ये असफल हो गया। तो इसे कौन दूर करेगा, इसे करेगा नील बोर। नील बोर यानी बोर का परमाणु मॉडल आएगा जो कि नील बोर ने दिया था, और वो इस मॉडल के जरिए, जो कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, किस पर आधारित है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, नील बोर का बोर परमाणु मॉडल। ठीक है, तो बोर का परमाणु मॉडल उसे हम कहते हैं। तो वो किस पर आधारित है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। और उसने क्या किया, बोर ने, कि जो इसमें कमियां आई रदरफोर्ड के मॉडल में, इन कमियों पर उन्होंने काम किया। इन कमियों पे एक नया संशोधित रूप इस मॉडल का लेकर आए वे। रदरफोर्ड के मॉडल का एक नया संशोधित, यानी कि बिल्कुल नया नहीं बनाया उन्होंने संशोधित रूप बनाया इसका, और संशोधित रूप बनाकर इसकी कमियों पर काम किया और कमियों को दूर करने का प्रयास किया। और प्रयास करने के साथ में जो वो एक नया मॉडल प्रस्तुत हुआ उसको हम कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में। तो till then goodbye and we will meet in our next lecture. Thank you for watching our video. Thank you very much.